स्टूडेंट्स, इस वीडियो में लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करने का जो एक पावरफुल बहुत अच्छा मेथड है, सिंप्लेक्स मेथड, उसको डिस्कस करते हैं। और इसमें हमने एक इस तरह की प्रॉब्लम ली है कि जब हमें वहाँ पर एक ऑल्टरनेटिंग सॉल्यूशन मिलता है, मतलब एक तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन आपको मिल ही रहा है लेकिन एक ऑल्टरनेटिव भी सॉल्यूशन मिलेगा। सिंप्लेक्स मेथड जॉर्ज बर्नार्ड डेंजिंग ने 1947 में मेथड दिया था। जो कमियां हमें ग्राफिकल मेथड और दूसरे मेथड में मिलती हैं उन सबको इसमें दूर किया गया। इसमें पहले हम बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन पता करते हैं और उसके बाद फिर ऑप्टिमल सॉल्यूशन बनाते हैं। तो इसका पूरा प्रोसेस हम सिंप्लेक्स मेथड को इस क्वेश्चन के साथ समझते हैं। ये एक लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम लिखी गई है जिसका ऑब्जेक्टिव फंक्शन है 4x1 + 10x2। ये सेकंड पार्ट कॉन्स्टेंट्स एंड नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शंस। सिंप्लेक्स मेथड अप्लाई करने के लिए लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम की स्टैंडर्ड फॉर्म होनी चाहिए। तो पहले हम इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बनाते हैं। ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमाइजेशन के लिए डिफाइन होनी चाहिए। जो राइट हैंड साइड पर नंबर्स लिखे गए हैं ये नॉन नेगेटिव होने चाहिए। जो रिलेशंस दिए गए हैं इनइक्वालिटीज के वो इक्वेशंस की फॉर्म में होने चाहिए, इक्वल टू होने चाहिए और नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन होनी चाहिए। तो हम ये देखते हैं कि यहाँ पर इक्वल टू नहीं है, ये इक्वेशन की फॉर्म में नहीं है। तो इक्वेशन बनाने के लिए हमें कुछ वेरिएबल्स इसमें ऐड करने होंगे। जिन वेरिएबल्स को हमने ऐड किया है उन्हें x3, x4, x5 का नाम दिया है। इस क्वेश्चन के अंदर ही दो वेरिएबल x1 और x2 दिए गए थे, तो उसी ऑर्डर में हमने आगे के x3, x4, x5 वेरिएबल्स ले लिए हैं। ये जो वेरिएबल्स हमने ऐड किए हैं वो इक्वल टू बनाने के लिए यूज किए गए हैं और इनको स्लैक वेरिएबल कहा जाता है। अब जो हमारे पास ये स्टैंडर्ड फॉर्म एलपीपी की है, इससे हमने इसकी मैट्रिक्स फॉर्म बनाई है। जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसमें ये कॉस्ट C1, C2, C3, C4 इस तरह से हम नाम देते हैं। C1 मीन्स कॉस्ट ऑफ x1, C2 कॉस्ट ऑफ x2। तो जो ये वेरिएबल्स हैं उनकी ये कॉस्ट है और इनको C1, C2 का नाम देते हैं। तो वो यहाँ पर 4, 10, 0, 0, 0 है। जो यहाँ पर वेरिएबल्स हैं ये उनका मैट्रिक्स है। ये कॉलम मैट्रिक्स है, इसलिए हमने इस पर ट्रांसपोज का सिंबल बना दिया है कि हमने रो में लिखा है लेकिन ये कॉलम मैट्रिक्स है। इसके बाद x1 के कोफिशिएंट को लेकर के 2, 2, 2 ये फर्स्ट कॉलम लिया है। उसके बाद x2 के कोफिशिएंट हैं 1, 5, 3 और फिर x3 के कोफिशिएंट हैं। x3 का कोफिशिएंट यहाँ पर 1 है लेकिन सेकंड और थर्ड इन दोनों इक्वेशन में नहीं है, इसलिए इसमें 1, 0, 0। और इसी तरह फिर x4 के कोफिशिएंट लिए गए हैं, फर्स्ट में नहीं है और थर्ड में नहीं है, तो इन दोनों में 0 है, 0, 1, 0। और ये x5 के कोफिशिएंट 0, 0, 1। इस तरह से हमने एलपीपी को ax = b की फॉर्म में बनाया है, मैट्रिक्स की फॉर्म में बनाया है। अब हम इससे इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन लेना चाहेंगे। तो हमने bxb = b की फॉर्म यहाँ पर बनाई है, जहाँ पर b से हमारा मतलब है बेसिक मैट्रिक्स। बेसिक मैट्रिक्स हम यहाँ पर वो लेते हैं जो आइडेंटिटी की फॉर्म में है। तो जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स यहाँ पर है वो 3×3 का मैट्रिक्स 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1 है। तो हमने ये b लिया है। ये b जो बना है किन वेरिएबल के कोफिशिएंट को लेकर के बना है, वो वेरिएबल्स हमारे हैं x4, x5, x3, x4, x5। तो जो x3, x4, x5 हैं वो हमारे बेसिक वेरिएबल्स हुए और इक्वल टू में ये हमारा b 50, 190। तो ये bxb =
बी की फॉर्म है। जब हम रो इंटू कॉलम करते हैं तो मल्टीप्लाई करने पर हमें x3 की वैल्यू 50 मिलती है, x4 की वैल्यू 100 मिलती है और x5 की वैल्यू 90 मिलती है। ये जो सॉल्यूशन मिला है ये इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन है। और अब हम बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन से ऑप्टिमल सॉल्यूशन पर आते हैं। ऑप्टिमल सॉल्यूशन ये वाला सॉल्यूशन है या नहीं, इसे चेक किया जाता है एक प्रोसेस से सिंप्लेक्स टेबल बना करके। तो हम यहाँ पर टेबल बनाएंगे जिसे सिंप्लेक्स टेबल कहा गया है। सबसे पहले कॉलम में बी लिखते हैं और बी फॉर बेसिस है। सेकंड कॉलम में सी बी यानी उन वेरिएबल की कॉस्ट जो बेसिक वेरिएबल्स हैं। उसके बाद हम इसके दो पार्ट कर लेते हैं, सी जे और एक्स बी लिखते हैं और उसके बाद बाकी कॉलम्स जो यहां पर कॉलम हैं 5 कॉलम्स हम बनाएंगे। और एक कॉलम हम इसमें आगे और बनाते हैं जो आगे चल करके हमें इसमें रेशो फाइंड करनी होती है। यहां पर हम कॉलम में मेंशन करेंगे y1 जो रिप्रेजेंट करता है फर्स्ट कॉलम को, इसी तरह से y2, y3, y4, y5, y1 2 2 2, सेकेंड है 1 5 3 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब जो इस टेबल में हमने ये वैल्यू लिखी हैं इनसे हम डेल्टा पता करते हैं जिससे ये कंफर्म हो कि ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन है या नहीं है। जो यहाँ पर बेसिक वेरिएबल हैं वो ये तीनों हैं y3, y4, y5, वो हम यहाँ पर b में मेंशन कर देते हैं y3, y4, y5। सी बी इनकी कॉस्ट क्या है तो यहाँ पर पहले सभी की कॉस्ट लिख लेते हैं। C1 4 है, 10 और बाकी तीनों 0 0 0। तो यहां से ये कॉस्ट लिख दी गई है CJ वाली रो में। y3 में जो कॉस्ट है 0 है तो वो हमने यहाँ CB में मेंशन की, y4 में भी 0 है और y5 में भी 0 है। XB शो करता है कि जो x वेरिएबल हैं बेसिक वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यू कितनी है, तो इनकी वैल्यू है यहाँ पर 50, 100 एंड 90। 50, 100 एंड 90। हम इसको XB1, XB2, XB3 से भी रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम देखते हैं कि Z यहाँ पर कितना है, Z की वैल्यू कितनी है। ये CB इंटू XB करके हमें मिलता है। CB जो यहाँ पर ये मैट्रिक्स है 0 0 0 और XB हमारा ये मैट्रिक्स है 50, 100 एंड 90 और मल्टीप्लाई करने पर आता है 0। तो यहाँ पर Z की वैल्यू हमारे पास 0 है। पर क्या ये Z की वैल्यू जो 0 है ये मैक्सिमम है, क्या ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन है हमारा। तो इसे चेक करने के लिए हम इसमें आगे कैलकुलेट करते हैं ZJ एंड डेल्टा J। ZJ जो हम फाइंड करते हैं इसका फॉर्मूला है ZJ इक्वल टू CB इंटू YJ।
जहां पर j कॉलम के लिए आता है और यहां पर हमारे पास 5 कॉलम्स हैं। तो हम जब Z1 लेंगे तो इसको लिखेंगे CBY1। CB जो हमारे पास ये 0 0 0 मैट्रिक्स है और यहां पर हम मल्टीप्लाई करेंगे Y1 को जो कि 2 2 2 है। तो जैसा आप जानते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन रो इंटू कॉलम से 0 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 2 इक्वल टू 0 है। तो ये वाली वैल्यू यहाँ पर Z1 की 0 है। अब चूंकि हर बार CB हमारा यही रहेगा 0 0 0, इसलिए यहाँ पर Z2 Z3 Z4 Z5 सभी 0 ही हैं। उसके बाद हम लिखते हैं डेल्टा J। अब डेल्टा जो होता है ये मिलता है डेल्टा J इक्वल टू CJ माइनस ZJ से। जब हम इसमें डेल्टा 1 पता करते हैं तो C1 माइनस Z1, तो C1 जो ऊपर वैल्यू लिखी हुई है, Z1 जो ये लिखी हुई है, तो जो अपर मोस्ट वैल्यू है उससे लोअर मोस्ट को माइनस करेंगे, यानी जो फर्स्ट वाली रो ऊपर है उसमें से सबसे नीचे वाली रो को माइनस करके लिखते जाएंगे। 4 माइनस 0, 10 माइनस 0, 0 माइनस 0, 0 0। अगर यहाँ पर जो भी डेल्टा आते हैं वो लेस देन 0 या इक्वल टू 0 हैं तब तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन होता है। अगर एक भी डेल्टा हमें ऐसा मिल जाए जो पॉजिटिव है, इट मीन्स वो सॉल्यूशन ऑप्टिमल नहीं है। तो हमने देखा कि यहाँ पर दो डेल्टा ऐसे हैं जो कि पॉजिटिव हैं 4 और 10, इट मीन्स ये हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं है। तो हम इससे आगे ऑप्टिमल सॉल्यूशन बनाएंगे। Because all delta J not less than equal to 0, therefore solution is not optimal। तो ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन तो नहीं है। तो अब ये आता है कि हम ऑप्टिमल कैसे बनाएंगे। तो हम एक नया बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन लाएंगे और फिर चेक करेंगे कि वो जो नया बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन आएगा क्या वो ऑप्टिमल सॉल्यूशन होगा। अब जब नया बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन आएगा तो हमारे बेसिक वेरिएबल्स चेंज हो जाएंगे। तो इनमें से हमें किसी एक वेरिएबल को हटाना है और जो पहले नॉन बेसिक थे उनमें से किसी एक को ले करके आना है। तो उसका प्रोसीजर ये है कि सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो पॉजिटिव डेल्टा हैं उनमें मैक्सिमम कौन सा है। डेल्टा 2 इक्वल टू 10 इज मैक्सिमम। तो हम ये देखते हैं कि भाई मैक्सिमम डेल्टा कौन सा आया है। तो मैक्सिमम डेल्टा जो यहाँ पर है वो डेल्टा 2 है जिसकी वैल्यू 10 है और उसी को हम लेते हैं इनकमिंग वेक्टर या की कॉलम। तो जहां पर मैक्सिमम डेल्टा हमने देखा वो y2 वाला कॉलम है, इट मीन्स y2 इज इनकमिंग वेक्टर। इनकमिंग वेक्टर या इसका दूसरा नाम हम दे देते हैं की कॉलम। जब हम अपने टेबल में y2 को यहां पर लाएंगे तो इनमें से कोई ऐसा होगा जो इससे बाहर जाएगा, जो बेसिक में नहीं होगा। तो कौन सा होगा उसे पता करने के लिए हम मिनिमम रेशियो XB अपॉन YJ पता करते हैं। YJ यानी कोई भी एक कॉलम, लेकिन यहाँ पर जो कॉलम हमारा इनकमिंग है हम उसे मिनिमम रेशियो में लेते हैं और जो यहाँ पर Y2 है वो इनकमिंग वेक्टर है। तो हम लिखेंगे XB अपॉन Y2। अपॉन में यहाँ पर वही लिखा जाएगा जो भी इनकमिंग वेक्टर होगा। अब हम डिवाइड करते हैं, ये हमारे पास XB का कॉलम है, ये हमारे पास Y2 का कॉलम है। तो 50 अपॉन 1 इक्वल टू 50, 100 अपॉन 5 इक्वल टू 20,
90/3 इक्वल टू 30। अब इन तीनों में जो मिनिमम रेशो है वो सेकंड रो में आई है, तो हम यहाँ पर जो सेकंड रो में देख रहे हैं वो y4 है, तो इसका मतलब जो y4 है वो हमारा आउटगोइंग वेक्टर है। y4 इज आउटगोइंग वेक्टर की रो। जहां पर ये की रो और की कॉलम इंटरसेक्ट करते हैं उसे हम कहते हैं की एलिमेंट। की रो एंड की कॉलम इंटरसेक्ट एट, ये सेकंड रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट है तो इसको हम y22 कह सकते हैं, और ये 5 है तो इस पर ये इंटरसेक्ट करते हैं। इट मीन्स 5 इज द की एलिमेंट, ये हमारा की एलिमेंट है ऑफ फर्स्ट टेबल। जो हमने पहली टेबल बनाई है उसका ये की एलिमेंट है। अब हम नेक्स्ट सॉल्यूशन, नया बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन बनाएंगे, तो उसका प्रोसीजर ये है कि जो यहाँ पर की एलिमेंट है उसे तो 1 बनाएंगे और उसके जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं उन्हें 0 बनाते हैं। तो अब हम इसमें नेक्स्ट टेबल बनाते हैं। बी बेसिस, सेकंड CB, उसके बाद रो 2 पार्ट करते हैं CJ और XB, कॉलम 1 2 3 4 5, और ये हम बनाएंगे मिनिमम रेशो के लिए अगर इसकी रिक्वायरमेंट आगे आती है। y1 y2 y3 y4 y5, और इनकी यहाँ पर कॉस्ट 4 10 0 0 0। अब बेसिस में y4 नहीं आएगा, वो आउटगोइंग हो गया है, उसकी जगह पर अब y2 है, तो y3 y2 y5 y3 y2 y5, अब ये इसमें आएंगे। y3 की कॉस्ट 0 है, y2 की कॉस्ट 10 है और y5 यहाँ पर 0 है। जैसा कि प्रोसीजर हम पहले इसमें बता चुके हैं कि जो की एलिमेंट है उसे हमें 1 बनाना है और जो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं उन्हें 0 बनाना है। तो जैसे यहाँ पर ये एलिमेंट 5 है तो हम इसको 5 से डिवाइड करके लिखेंगे R2 चेंज टू R2 अपॉन 5, तो ये बनेगा 20 2 अपॉन 5 1 0 1 अपॉन 5 एंड 0। तो ये जो नेक्स्ट टेबल है ये उसका हमारे पास R2 आ गया है 20 2 अपॉन 5 1 0 1 अपॉन 5 एंड 0। अब हम यहां पर 0 बनाएंगे तो इसको लिखेंगे हम R1 चेंज टू R1 माइनस R2, क्योंकि
अब जो हमारे पास R2 है वो ये वाला R2 है। अब R2 ये नहीं है क्योंकि ये तो हमने चेंज कर दिया। अब तो नया R2 हमारे पास आ गया है। तो जो हम यहाँ पर लिख रहे हैं R1 माइनस R2, तो वो ये R2 है जो ऊपर लिखा हुआ है। अब हम R1 में से R2 को माइनस कर रहे हैं इसलिए क्योंकि यहाँ पर हमें 0 चाहिए और यहाँ पर जो एलिमेंट जब हम R1 लिखेंगे वो 1 है, तो हमें 1 में से 1 को माइनस करना है, तो हम डायरेक्ट इसको माइनस कर रहे हैं। 50 2 1 1 0 0 और इससे नीचे हम यहां पर लिख रहे हैं 20 2/5 1 0 1/5 0 और इसे कर रहे हैं माइनस 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 माइनस। तो सोल्व करने पर आया 30 5 into 2 10 minus 2 8/5 0 1 minus 1/5 0। तो ये हमारे पास R1 है 30 8/5 0 1 minus 1/5 0। अब नेक्स्ट हम इसमें ले रहे हैं R3 को और इसमें हम 0 बनाएंगे। अब जो हमारे पास R3 है वो ये रो है और इसमें यहां पर 3 है, तो इट मीन्स हमें जो R2 हमारे पास है उसमें 3 से मल्टीप्लाई करना होगा जिससे कि ये भी 3 बन जाए और हम यहां पर 0 बना सकें। R3 चेंज टू R3 माइनस 3 R2 90 2 3 0 0 1 और इसमें से हमें माइनस करना है 3 R2 को। थ्री से मल्टीप्लाई करने पर 60 6/5 3 0 3/5 0 और माइनस 30 4/5 0 0 minus 3/5 1 30 4/5 0 0 minus 3/5 1। इसके बाद हम देखते हैं कि जो ये वैल्यू हमारे पास आई है, जो नया सॉल्यूशन बना है, क्या ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन है। तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन के लिए हमें डेल्टा जे और जेड जे पता करने होते हैं। तो पहले देखें कि अब हमारे पास जेड की वैल्यू कितनी है। जेड सी बी इंटू एक्स बी से मिलता है, तो 0 इंटू 30 0 हो गया, 10 इंटू 20 200 हो गया, 0 इंटू 30 0, तो ये वैल्यू आपको मिलती है 200। तो आपने देखा कि जो पहले टेबल में जेड की वैल्यू आ रही थी 0, अब ये जेड इक्वल टू 200 हो गया है। जेड की वैल्यू इंप्रूव कर गई है। क्या ये मैक्सिमम है या जेड को इससे भी ज़्यादा इंप्रूव किया जा सकता है, उसे पता करने के लिए अब हम जेड जे और डेल्टा जे पता करते हैं। तो जेड जे के लिए हम पहले मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आ जाता है 4 10 0 2 0 और डेल्टा जे के लिए इसमें से लोएस्ट वाले को माइनस कर देंगे, तो 4 माइनस 4 0 0 0 माइनस 2 0। और इस तरह से हमने देखा कि सभी डेल्टा यहां पर लेस देन इक्वल टू 0 आ रहे हैं। इन सेकंड सिंप्लेक्स टेबल ऑल डेल्टा जे लेस देन इक्वल टू 0 हैं, इट मीन्स
solution is ऑप्टिमल, हमें ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिल गया है। जो ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिला है वो क्या है, हमारे पास जो स्लैक वेरिएबल हमने लिए थे क्वेश्चन में वो 3, 4, 5 थे, तो हम यहाँ पर x1 और x2 की वैल्यू लिख रहे हैं जो दिए हुए वेरिएबल्स थे, पर x1 बेसिक में नहीं है तो उसकी वैल्यू 0 है और x2 की वैल्यू 20 है। तो ये हमारे पास x1 x2 की वैल्यू आती हैं और z की वैल्यू आती है 200, जो कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू है क्योंकि ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन है। इसमें जब भी आपके पास पॉजिटिव वैल्यू यहाँ पर रहती है, डेल्टा जी में जब भी पॉजिटिव वैल्यू रहती है, तो हम ये देखते हैं कि जो डेल्टा पॉजिटिव में सबसे ज़्यादा है उसे हमें बेसिक वेरिएबल बनाना है, उस नंबर को। तो जब हम उसमें उस कॉलम को लेते हैं, उस कॉलम की एंट्रीज देखते हैं, अगर उस कॉलम में कोई भी एंट्री पॉजिटिव नहीं है, इट मीन्स हम उसका इम्प्रूव्ड सॉल्यूशन नहीं बता सकते और तब कह देते हैं कि उस एलपीपी का अनबाउंडेड सॉल्यूशन है। इसलिए इनकमिंग वेक्टर वाली एंट्रीज, इनकमिंग वेक्टर वाले में जो एंट्रीज हैं उनमें से कम एक पॉजिटिव होगा, तभी हम इम्प्रूव्ड सॉल्यूशन बता पाएंगे। अगर उसमें सभी वैल्यू या तो 0 हैं या माइनस हैं, एक भी पॉजिटिव नहीं है, तब हम उसको आगे कंटिन्यू नहीं करेंगे और तब कहेंगे कि उस एलपीपी में अनबाउंडेड सॉल्यूशन है। अब आते हैं कि हमें ये एक सॉल्यूशन मिला है, एक ऑप्टिमल सॉल्यूशन तो मिला है, लेकिन हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं कि ये अल्टरनेटिंग सॉल्यूशन भी देगा। तो वो हमें कैसे पता चलता है कि इसका कोई अल्टरनेटिंग सॉल्यूशन भी एग्जिस्ट करता है। तो उसके लिए हम ये समझते हैं, ये देखते हैं कि जो यहाँ पर नॉन बेसिक वेरिएबल्स हैं, नॉन बेसिक वेरिएबल्स यानी जो टेबल में बेसिस में नहीं है, तो इसमें 2 है, 3 है, 5 है, ये 3 तो है, तो कौन सा नहीं है, तो 1 नहीं है और 4 नहीं है। तो वो दो वेरिएबल हैं, एक x1 है और x4 है। ये दोनों जो हैं वो कैसे हैं, नॉन बेसिक हैं। इन नॉन बेसिक में से अगर किसी का डेल्टा भी 0 हो गया है तो इट मीन्स यहां पर ऑल्टरनेटिंग सॉल्यूशन मिलेगा। हियर delta 1 equal to 0, which is corresponding to non-basic variable x1. Therefore, alternating solution exists. तो यहां पर ऑल्टरनेटिंग सॉल्यूशन भी एग्जिस्ट करेगा क्योंकि नॉन बेसिक का डेल्टा 0 है। तो कब एग्जिस्ट करेगा, कब नहीं करेगा, अगर किसी फाइनल टेबल में जहां से आपको ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिलता है, उस फाइनल टेबल में नॉन बेसिक वेरिएबल्स के डेल्टा नेगेटिव हैं, तब तो यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। लेकिन अगर नॉन बेसिक वेरिएबल में कोई भी एक डेल्टा 0 है तो आपको अल्टरनेटिंग सॉल्यूशन भी मिलेगा। अब उस अल्टरनेटिंग सॉल्यूशन को हम कैसे पता करते हैं कि वो क्या होगा, तो हम ये देखते हैं कि कौन सा नॉन बेसिक वेरिएबल है जिसका डेल्टा 0 हो रहा है। तो हमने देखा कि वो 1 वाला है, तो हम इसे अब इनकमिंग वेक्टर बना लेते हैं फॉर अल्टरनेटिंग सॉल्यूशन। अब उस सॉल्यूशन को पता करेंगे तो कैसे पता करते हैं, तो हम इसमें y1 को इनकमिंग वेक्टर ले रहे हैं। पर इसी को क्यों ले रहे हैं, y1 को ही इनकमिंग वेक्टर क्यों ले रहे हैं, क्योंकि इसी का कोरस्पॉन्डिंग जो डेल्टा है वो 0 है, जबकि ये नॉन बेसिक वेरिएबल है, तो इसलिए इसको लिया गया है। अब इसमें हम मिनिमम रेशो में लेते हैं
मिनिमम एक्स बी अपॉन, अब अपॉन में y1 लिखेंगे क्योंकि ये हमारा इनकमिंग हो गया है, 30 अपॉन 8 अपॉन 5, 75 अपॉन 4 आ गया, 20 अपॉन 2 अपॉन 5, 40 आ गया, 30 अपॉन 4 अपॉन 5, 75 अपॉन 2। और इन सभी में जो मिनिमम रेशो आ रही है वो फर्स्ट रो में है, तो फर्स्ट रो यानी y3 जो है वो आउटगोइंग वेक्टर है, y3 इज आउटगोइंग वेक्टर, या इसको कहेंगे कि ये आउटगोइंग की रो है। इसमें इनकमिंग और आउटगोइंग दोनों देखें कहां पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, जहां पर इंटरसेक्ट करते हैं वही की एलिमेंट है। 8 अपॉन 5 इज द की एलिमेंट। तो ये सब प्रोसेस हम किस लिए कर रहे हैं, इसका ऑल्टरनेटिंग सॉल्यूशन लेने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि हमें इसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन तो मिल ही गया है, और जो ऑप्टिमल सॉल्यूशन हमारे पास आया था उसमें x10 और x20 था। तो अब ऑल्टरनेटिंग सॉल्यूशन का ये प्रोसेस चल रहा है। तो अब हम इसमें नेक्स्ट टेबल बनाते हैं। ये सिंप्लेक्स मेथड एक आइटरेटिव प्रोसेस है। आइटरेटिव प्रोसेस का मतलब है कि एक ऐसा प्रोसेस जिसके जो स्टेप्स हैं वो बार बार रिपीट होते हैं। तो यहाँ पर जैसे हमने ये सेकंड टेबल बनाई है, यही स्टेप्स बार बार रिपीट होते हैं तब तक जब तक कि सभी डेल्टा लेस देन इक्वल टू 0 आकर के हमें ऑप्टिमल सॉल्यूशन ना मिल जाए। तो इसमें अब जो हम नेक्स्ट बना रहे हैं, बी सी बी सी जे एक्स बी 1 2 3 4 5 और एक मिनिमम रेशो के लिए अगर ये रिक्वायरमेंट आती है, y1 2 3 4 5 और इनकी कॉस्ट है 4 10 0 0 0। यहाँ पर अब y1 इनकमिंग है और y3 आउटगोइंग है, तो y3 इनकमिंग हो जाएगा, y3 की जगह पर y2 y5। y1 की कॉस्ट 4 है, y2 की 10 है, ये 0 है। अब टेबल बनाते हैं और सबसे पहले जो की एलिमेंट है उसे 1 बनाते हैं, और 1 बनाने के लिए हमें इस वाली रो में 5 अपॉन 8 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये आ जाएगा 75 अपॉन 4 1 0 5 अपॉन 8 माइनस 1 अपॉन 8 और 0। इसके बाद जो करस्पॉन्डिंग है उन्हें हमें 0 बनाना होता है। तो 0 बनाने के लिए हम इसमें नेक्स्ट लेते हैं R2 चेंज टू R2 माइनस 2 अपॉन 5 R1। R2 हमारे पास है 20, 2 अपॉन 5 1 0 1 अपॉन 5 0, और R1 जो आपकी ये हो गया है उसमें 2 अपॉन 5 से मल्टीप्लाई, 2 अपॉन 5 15 अपॉन 2 2 अपॉन 5 0 1 बाई 4 माइनस 1 बाई 20 0, और इसे माइनस करते हैं। 40 माइनस 15 25 अपॉन 2 0 1 माइनस 1 अपॉन 4, और ये हो जाएगा 5 अपॉन 20 1 अपॉन 4। तो ये हमारे पास R2, नया R2 ये बना 25 अपॉन 2
0 1 माइनस 1/4 1/4 0। अब लास्ट इसमें चेंज करते हैं R3 को, R3 चेंज टू R3 माइनस, अब R3 में यहाँ पर 4/5 है तो हम इसमें 4/5 से मल्टीप्लाई करेंगे R1 में। R3 30 4/5 0 0 माइनस 3/5 1। 4/5 R1 15 4/5 0 4/5 माइनस 1/10 0। माइनस करेंगे, माइनस 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 प्लस माइनस 15 0 0 माइनस 1/2 माइनस 6/10 माइनस 5/10 माइनस 1/2 15 0 0 माइनस 1/2 माइनस 1/2 1। और अब देखते हैं कि हमारे पास z क्या आता है। तो हम पाएंगे कि z की वैल्यू अभी भी हमें वही मिलेगी जो पहले थी, यानी 200, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ, केवल हमें नया बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन मिला है, ऑप्टिमल सॉल्यूशन वही है। अब डेल्टा और ये पता करते हैं सॉल्यूशन ये भी ऑप्टिमल है या नहीं है। तो ZJ 4 10 यहाँ पर आ जाएगा 5/2 माइनस 5/2 माइनस 1/2 और 5/2 0। डेल्टा J 4 माइनस 4 10 माइनस 10 0 माइनस 0 0 माइनस 2 और 0। अब यहाँ पर सभी डेल्टा J लेस देन इक्वल टू 0 ही है इस टेबल में। इट मीन्स ये सॉल्यूशन हमारा ऑप्टिमल है। ऑप्टिमल सॉल्यूशन पहले भी था और z की वैल्यू 200 थी, लेकिन अब हमारे पास एक नया फिजिबल सॉल्यूशन आया है, वो ये है कि यहाँ पर अब x1 इक्वल टू है 75/4 और x2 इक्वल टू है 25/2। तो हमें यहाँ पर इस LPP में ऑल्टरनेटिंग सॉल्यूशन यानी दो सॉल्यूशन मिले हैं, दो बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन हैं, लेकिन दोनों पर z की एक ही वैल्यू मिलती है। ऑप्टिमल सॉल्यूशन हमेशा किसी भी LPP के लिए यूनिक ही होगा और वो यूनिक सॉल्यूशन यहाँ पर यह है कि z की वैल्यू हमारे पास 200 है।